श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी भोलेनाथ, सोमनाथ तथा चंद्रदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी लिए हम लेते हैं वह दृक पंचांग से लिया जाता है। छवि तथा ध्वनि हम गूगल से लेते हैं और ये प्रस्तुति आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से आप तक सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ है। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसके पहले इस भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत अलग से किया करते। साथ ही साथ इसमें ग्रहों के गोचर से भी संबंध है। दूसरा भाग तारे बोलते हैं। जी हाँ, तारे झूठ नहीं बोलते, तारे हमेशा सच बोलते। जन्म नक्षत्र में के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है तारा बल के। यह मूलतः नवचार तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तारा बलम से हम आज के बारे में जानते हैं, वही नव तारा चक्र पद्धति से पूरे जीवन काल के बारे में विभिन्न ग्रहों के कैसे संपर्क में किया जाए। उपयोगिता काफी है, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग चंद्र बलम, यहाँ जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए आज ये राशि क्या संकेत दे रहे हैं। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का भूत ज्योतिष। किसी भी शुभ काम को करने के लिए जिसमें जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो हमें उसमें शुभता की अपेक्षा ज्यादा है। उस अपेक्षा के अनुरूप हम अपने सभी कार्यों में शुभता कैसे बनाए रखें, इसके लिए उचित मुहूर्त बताते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। 5 और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंक कुछ हमें मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, कुछ हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक। और इसलिए अंकों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें समझना, उन्हें याद करके रखना और उनका सही उपयोग करने से हमारे जीवन में सुखता बनी रहती है, सुखता अर्थ। जी हाँ, इसी उद्देश्य से यह प्रस्तुति। अंक कार्य करते हैं और अंक बोलते भी। जी हाँ, इसी प्रस्तुति में अंक बोलते भी हैं। विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों में जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या बोल रहे। तो इस प्रकार हमारा 5वां भाग का प्रस्तुति जो है हमने संजो कर लाया है आपके लिए। जी हाँ, आपके लिए इसे उपयोगी बनाकर, इसे रचनात्मक रूप से, साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण होते हुए आपके लिए काफी लाभदायक होगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें अंत तक, ताकि अंकों को आप समझ सकें, अंकों को जान सकें और अंकों को पहचान कर सही उपयोग करके आप अपने जीवन में सुखता ला सकें। साथ ही साथ अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के भी आप कल्याणकारी हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं पंचांग। हाँ, अब पहली बार यदि देख रहे हैं इस प्रस्तुति को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उसे दबा लें। और अब हम आपको ले चलते हैं पंचांग। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु इसकी महत्ता हमारे जीवन में काफी। यह हम सब के लिए,
हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों व शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ, और वे सब उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भाग। अब हम आपको ले चलते हैं श्री राम का नाम लेते हुए, श्री राम भक्त हनुमान का नाम लेते हुए पंचांग के पहले। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका पंचांग के पहले भाग में। आज का दिनांक 2 फरवरी 2026, माह फाल्गुन। फाल्गुन मास का की पहली प्रस्तुति। पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त 5:34, सनराइज at 6:33 am and sunset at 5:34 pm। आज का दिशा सूर्य पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सुख कर। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार सोमवार, तिथि देर रात्रि 1:52 तक प्रतिपदा, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद द्वितीया, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 10:47 तक अश्लेषा, उसके बाद माघ। योग प्रातः 7:21 तक आयुष्मान, तत्पश्चात हम आपको बता दें, नक्षत्र रात्रि के 10:47 तक अश्लेषा, उसके बाद माघ। आज का दिन अश्लेषा के दूसरे पद से दिन का आरंभ हो रहा है। दिन के 11:19 तक अश्लेषा नक्षत्र, तत्पश्चात रात्रि के संध्या के 5:02 तक दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद रात्रि के 10:47 तक, और माघा का पहला पद कल भोर में 4:35 तक, और फिर माघा का दूसरा पद कल के 3 में 10:24। योग में प्रातः 7:21 तक आयुष्मान, तत्पश्चात कल भोर में 4:46 तक सौभाग्य, और उसके बाद सो। करण प्रातः 2:41 तक बालव, तत्पश्चात देर रात्रि के 1:52 तक कौलव, और फिर तर्क। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी स्तुति कैसे। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक प्रतिपदा तिथि है तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद है, और जब द्वितीय तिथि होता है तो भोलेनाथ सभा स्थल पर होते हैं, जो कि सुख नहीं है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:25 दिन तक,
अमृतकाल रात्रि के 9:16 से 10:47 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:54 से 2:38 अपराह्न तक। गोधूली विला संध्या 5:34 से 5:58 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 0:29। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त जो हुआ करता है, राहु काल प्रातः 7:55 से रात्रि के प्रातः 9:18 तक। गुलिक काल अपराह्न 1:26 से 2:49 तक। यमगढ़ दिन के 10:41 से 12:03 तक। वर्ज मुहूर्त दिन के 12:08 से अपराह्न 1:39 तक। और भद्राज नहीं है। गंड मुहूर्त प्रातः आज के सूर्योदय से, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई मुहूर्त या योग एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है तो उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो गंड मुहूर्त अहोरात्रि। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ राशि। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार बुध देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वहीं शेष ग्रह और चंद्र शनि देव पहले से ही बाल्यावस्था में है, गोचर और वक्री के कारण। तो ये चूंकि धीमे प्लैनेट है, इसलिए धीरे धीरे अपने जो बालत्व है, शिशुत्व है, वो समाप्त हो। मंगल देव और बुध देव अष्टावस्था में है और राहु देव तथा केतु देव वक्री अवस्था में रहते ही है। बृहस्पति देव वक्री चल रहे। इसके साथ ही आप देखें यदि तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में केवल 1 ग्रह। किसी भी राशि का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। मंगल और शुक्र आपस में, मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह और शेष 5 ग्रह हैं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति में। नक्षत्र के अनुसार ग्रह का आज की स्थिति है। मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह। और अपने नक्षत्र जो 3 ग्रह हैं वे हैं बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इस प्रकार केतु और सूर्य स्वतंत्र ग्रह है, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और चंद्रदेव, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, राहु देव और अन्य ग्रहों में ये नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी है, जब वे कर्क राशि, अपनी ही राशि कर्क राशि से निकलकर रात्रि के 10:47 पर ये कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएगा। तो राशि परिवर्तन का इसके साथ ही ग्रहों के आकाशीय स्थिति पर एक प्रश्न, पहली भाग की प्रस्तुति समाप्त होती है। अब हम आपको दे सकते हैं दूसरे भाग में। जी हाँ, आज के चंद्र सितारे क्या कहते हैं। जी हाँ, सितारे झूठ नहीं बोलते, सितारे हमेशा सच बोलते। तो आपके समक्ष तारा, इसी प्रस्तुति को ताराबलन कहते हैं। ताराबलन की समूची प्रस्तुति सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें आप यदि देखें तो ताराबलन के समक्ष जो कॉलम है उनमें नक्षत्रों के नाम लिखे। ताराबलन के समक्ष जो रोज है, जिनके कॉलम अलग अलग बनते हैं, उनके अलग अलग नक्षत्र हैं जो जिसमें चंद्रमा भ्रमण करने वाला। वही ताराबलन के नीचे जो विभिन्न रोज है उसमें भी नक्षत्रों के नाम लिखे हैं और वह है हमारे जन्म नक्षत्र से। जी हाँ, जन्म नक्षत्र से संबंधित। और इन दोनों को जो काम जहां मिलान होता है वही हमारा आज का फल होता है। तो आप देखें यदि तो चंद्रमा अभी अश्लेषा नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं और फिर वो माघा नक्षत्र। इस प्रकार आज दो नक्षत्र में प्रतिदिन की तरह 2 नक्षत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और इन दोनों
इन्होंने जो फल देंगे वह 9 तरह के दे सकते हैं। चंद्रमा आपका जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, न्यायधरी, मित्र आदि मित्र हो सकता है। और जब भी संपत, क्षेम, साधक, मित्र आदि मित्र मार्ग का चंद्रमा होगा वह शुभता की तरफ संकेत देता है। वही जन्म, विपत, प्रत्यय में होने पर अशुभता का संकेत देता है। शुभता का संदेश जब भी मिले हम नए कामों का भी आरंभ करते हैं, दैनिक कार्यों भी उत्साहपूर्वक करते हैं। वही यदि जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में आज का तारा हो तो फिर वह हमारे लिए चुनौती का सामना करने के लिए देता है, पीड़ादायक होता है, अशुभता की तरफ इंगित करता है। और ऐसी स्थिति में हम दैनिक कार्य सावधानी पूर्वक करने को सलाह देते हैं और नए कार्य को आरंभ नहीं करने की सलाह देते हैं। साथ ही साथ जोखिम लेने की भी सलाह नहीं देते, चाहे वह आप उपाय करके शुभता को अशुभता में तारे को बदलना चाहें या कोई कार्य आरंभ करके उसमें शुभता की अपेक्षा करें, जोखिम लेकर करना चाहें। हम आपको सलाह नहीं देते क्योंकि उसमें अशुभता की संभावना ज्यादा है। इन्हीं शब्दों के साथ ताराबलम का मुख्य सिद्धांत पर चलते हैं। ताराबलम जो मुख्य सिद्धांत पर है 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार, और 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रहों की स्थिति को जानते हैं पूरे जीवन काल के बारे में। ग्रहों और नक्षत्र, यहाँ सितारे छूटते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं। ग्रह के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। यह और ग्रह ही नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। इस प्रकार कुल 27 नक्षत्र किंतु 9 ही ग्रह। कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियां, और इस प्रकार 3 श्रेणी में 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर हम एक हर नक्षत्र के साथ एक ग्रह को जोड़ते हैं, हर 3 नक्षत्रों के साथ। लेकिन ग्रहों को हम आकाशीय जो रखते हैं, नक्षत्रों को हमने 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखा, और इन ग्रहों को हम महादशा के क्रम में, पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और इन नक्षत्रों को पहला नक्षत्र जो हर श्रेणी में से है उसको उसके पहला 10वां 19वां नक्षत्र जो हुए उनको पहला ग्रह केतुदेव से जोड़ा गया, उनके स्वामी बने, केतुदेव स्वामी बने इन 3 नक्षत्रों के, पहला 10वां 19वां के, और दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव हो गया। तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव को, तीसरा ग्रह को, और इसी क्रम में घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को गया। और यह सूची इस प्रकार में। अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं हमारे जन्म कुंडली में, वे उसका जो पहला ग्रह हम उसके नक्षत्र को चिन्हित करते हैं और उससे संबंधित ग्रह को पहचानते हैं। वह ग्रह हमारा पहला ग्रह होता है और वह हमें पहला जो है हमारे जीवन काल वहीं से आरंभ होता है। उसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है, उसी दशा महादशा में हमारे पिछले जन्म में मृत्यु हुई होती है, और इसलिए इन्हें पीड़ा की श्रेणी में। यहां से घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। घड़ी की सुई की दिशा में जब आगे बढ़ते हैं तो पहला ग्रह पीड़ादायक, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फलदायक, और वही पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां पीड़ादायक। अब जो उनकी मात्रा होगी पीड़ा की और शुभता की, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ता है वैसे वैसे होगा। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये सुफलदायी, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अशुभ। और इस प्रकार हमें दशा महादशा का फल पता चल जाता है कि कौन सी अवधि में, जन्म कुंडली से हम अवधि जान सकते हैं और दशा जान सकते हैं कि कौन सी दशा चल रही है। और इस प्रकार जन्म कुंडली से दशा महादशा का फल, कौन सी दशा महादशा कब होगा उसकी के नाम और उनकी अवधि जान सकते हैं। और इस पद्धति से
हम उनके फल जान सकते। और जब शुभ ग्रह दशा के ग्रह की महादशा महादशा हो तो हम उसमें शुभता सुनिश्चित करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से उसका सही उपयोग करते हैं। वहीं जहां अशुभता हो तो मान हम अपने आप को मानसिक रूप से उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो, और यह काफी कारगर होता है। इस प्रकार ग्रहों के महादशा का फल हम जान सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों से अपेक्षा उसी तरह कर सकते हैं और उसी के अनुरूप कार्य भी कर सकते हैं। और अंत में विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, यानी हमारे मित्र या जो फेवरेबल है या अनफेवरेबल, दोनों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए कैसा फल देंगे ये हम जान सकते हैं। यदि हमारे जो ये तारा है, अशुभ तारा में जिसका जन्म हुआ है, ये कहें जो हम कहें कि ग्रह जो है पीड़ादायक ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ा का कारक बनेंगे। वहीं शुभ फल देने वाले ग्रह के जो नक्षत्र में जन्मे जातक है हमारी शुभ फल। दूसरा ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारी संपत्ति के कारक हो सकते हैं। दूसरा ग्रह में जो जो ग्रह बने दूसरा जो ग्रह बने जन्म से, वे हमारे लिए जन्म कुंडली में कहाँ का बैठे हैं उसके अनुसार यदि कार्य करें शुभ तला। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं। इस प्रकार यह पद्धति काफी उपयोगी पद्धति है और इसकी पद्धति को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है। YouTube पर पोस्ट का नाम है ग्रहों नौ तारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति, जिसमें भगवान राम माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी चर्चा। अब हम आपको ले चलते हैं वापस ताराबलम क्या कहता है कि तारे झूठ नहीं बोलते, और इस प्रकार सितारे झूठ नहीं बोलते। और इस प्रकार आज देखें कि रात्रि के 10:47 पर तक चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है। आज 10:47 तक चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में, और उसके बाद माघा नक्षत्र रात्रि के 10:47 के पश्चात। हम अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार, जो हमारे नक्षत्र हैं उनके अनुसार हम अपने इसको फल को देख सकते हैं। यदि हमारा आज का जन्म का नक्षत्र भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ होता है तो उसका फल मित्र है। वही यदि हमारा जन्म नक्षत्र पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद में है तो आज विपद का है पहले भाग। वहीं दूसरे भाग में यदि हम देखें तो दूसरा भाग में हमारा जो चंद्रमा है यह भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है तो अति मित्र में है। और आद्रा स्वाति या सॉरी पुनर्वसु विशाखा या पूर्व भाद्रपद में क्षेम में है। आद्रा स्वाति या दिशा में है तो प्रत्यय। इस प्रकार हम नक्षत्रों के बारे में जान सकते और उनके फल उसी अनुरूप हम एक उम्मीद कर सकते हैं और सावधानी उसी अनुरूप बदल सकते हैं। जहाँ सितारे छूट होते, इसलिए सितारे सटीक फल देते हैं और यही वजह है कि ग्रहों के नक्षत्र होते हैं, इसलिए हमें भी कोई चूक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ उपाय के तौर पर जो किताबों में लिखा है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तित करने हेतु। लेकिन यह अपुष्ट है, इसलिए इसे ध्यान में इसे जोखिम अपना कर जोखिम नहीं लेंगे, यह हमारा सलाह है। आरंभ में हमने कहा था तो जन्म में पीला तत्व है, जन्म में आज का तारा है तो पीला तत्व पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में है तो गुड़ का दान, प्रत्यरी है तो नमक का दान, और यदि आज का तारा नैथनी में है तो त्याज्य, और मजबूरी हुई तो दिल से ही सकता। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा इस भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। ग्रहों के राशि के अनुसार आज कैसा फल होगा तीसरे भाग में आपको ले चलते। स्वागत है आपका तीसरे भाग।
जी हाँ, चंद्रमा आज कर्क राशि में है और फिर गोचर करेंगे रात्रि के 10:47 पर, जब वे सिंह राशि, तब तक चंद्रमा का फल होगा। जी हाँ, चंद्रमा जब तक कर्क राशि में है तब तक के लिए वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के शुभता के संकेत हैं। वहीं उसके बाद जब वे सिंह राशि में आते हैं तो मिथुन, सिंह, कन्या, मिथुन, सिंह, तुला और वृश्चिक के लिए उत्तमता के संकेत हैं और कुंभ और मीन के लिए, शेष राशि के जातक के लिए उत्तमता के संकेत नहीं। और आ, चौथे भाग में आप हम आपको ले आए हैं। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है। एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो किसी भी कार्य करने के लिए शुभ और शुभता और शुभता दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी है। इसी की उपयोगिता के मद्देनजर हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। संक्षेप में हम आपको बता दें कि हिंद जो कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होता है। इसलिए 7 दिनों से, साप्ताहिक के 7 दिनों से इसे संबंध रखने के लिए इन चौघड़िया का उपयोग किया जाता है। यानी इससे 7 चौघड़िया का नामकरण इसी प्रकार से हुआ, इनके संबंध जोड़ने के लिए 7 दिन, और 7 दिनों से जो इनका संबंध है, इसलिए उनसे के सात सात आठ ग्रहों से इनका संबंध हो जाता है और उनके ग्रहों से संबंधित कार्यों से। इस प्रकार 7 चौघड़िया का संबंध 7 ग्रहों, 7 दिनों से, 7 ग्रहों से और उनके द्वारा निर्मित कार्यों से। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता काफी बढ़ती है। जब भी हम चौघड़िया को देखें तो यह सुनिश्चित करेंगे कि चौघड़िया कहीं अशुभता से व्याप्त नहीं। दिन में कुल 3 तरह की अशुभता होती है, रात में एक तरह। दिन में वार बेला, काल बेला और राहु काल से चौघड़िया को ग्रसित हो सकता है, और वही रात्रि में काल बेला। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन सूर्य देव का होता है। सूर्य देव का प्रतिनिधित्व होता है, 66 ग्रह होते हैं, और सूर्य और शनि देव उनके पुत्र में ठनी रहती है। दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। अतएव सूर्य देव की प्रभुता हो रहने के कारण शनि देव नाराज होने के कारण शनि देव पर चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से कर। हालांकि शनि का चौघड़िया दैनिक वृद्धि के लिए, धनोपार्जन द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए शुभता के संकेत किया था। सामान्य कार्यों के लिए अशुभता का है, लेकिन इसलिए किसी ने अशुभता के सही नहीं रखा जाता है, और अशुभ काल बेला इन्हीं के साथ प्रतिदिन प्रसिद्ध रहता है। वहीं चंद्रमा में प्रभुत्व रात रात का प्रभुत्व चंद्रमा का, और चंद्रमा से बुध देव नाराज उनके पुत्र, इसलिए प्रति रात चंद्रमा लाभ चौघड़िया जो हुआ करता है वह काल रात्रि से प्रसिद्ध। शेष चौघड़िया का उपयोग आप कर सकते। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते। आज दिन सोमवार का, अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ, अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त, और रात्रि का चौघड़िया चर्चा बाण, चर चौघड़िया से दिन आरंभ, चर चौघड़िया से दिन समाप्त। और यदि इन चौघड़िया को देखा जाए तो काल चौघड़िया जो प्रातः 7:55 से 9:18 तक है, वह राहु काल तथा काल बेला से ग्रसित है। और 2:49 से 4:11 तक लाभ चौघड़िया बुध देव का चौघड़िया है, वह वार बेला से ग्रसित। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया जो है 10:56 से मध्य रात्रि 0:03 तक काल रात्रि। अशुभता से दिव्यात जो भी है चौघड़िया उनका परित्याग करना चाहिए, ताकि आपकी हर कार्य में शुभता बनी रहे और आपका आपको कुछ चुनौती। इन शब्दों के साथ हम 5वां भाग में चलते हैं। 5वां भाग बहुत ही महत्वपूर्ण अंक ज्योतिष से संबंध, अंकों के अंक में जन्म देकर हम अंकों के साथ मिलते फूलते हैं, बढ़ते अंकों के साथ हैं, और अंक हमारे लिए कार्य भी करते हैं, शुभ और शुभ। तो चलिए आइए अंकों को जाने, पहचाने, समझें और उन्हें परख कर सही उपयोग करके फिर अंक अपने जीवन में शुभ करना। ये अंक होते हैं 1 से 9।
यहाँ एक से, यानी शून्य को गणना में नहीं ली जाती, 9 अंक तक ही होती। और ये 9 अंक 9 प्लैनेट, यानी 9 शासक ग्रह हुए। इन अंकों को देखा जाए, शून्य को याद रखें, शून्य को गणना में नहीं लिया जाता। और दूसरी बात, तंत्र ज्योतिष का मूल सिद्धांत कि एकल अंक में ही लिया जाता है। जब 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष होता है, तो वैसी स्थिति में हम उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। जी हाँ, उन्हें एकल अंक में परिवर्तित करना नितांत आवश्यक है। और ये 1 से 9 तक जो ग्रह होते हैं, उनके शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल। इन ग्रहों को, इन अक्षरों, इन अंकों और ग्रहों को, इन ग्रहों के अलग अलग गुण, तत्व, ऊर्जा होती हुआ करते हैं। और यदि जो अंक हमारे जन्म तिथि में यदि उपलब्ध नहीं है, तो उनसे संबंधित अंकों के गुण, ऊर्जा, तत्व हमने कभी पाई है। वहीं अधिक रहने पर उस ऊर्जा की, उस अंक के तत्वों की और गुणों की अधिकता हमारे शरीर में पाई जाती है, जो कि अंततोगत्वा हमारी चुनौती का कारण बनता है, समस्या का कारण बनता है। इन अंकों को, इसलिए कौन से अंक हमारे मिसिंग है, कौन से अनुपलब्ध नहीं है, और कौन से अंक 2-3 बार से ज्यादा आए हुए हैं, क्योंकि 3 और 12 जो 3 या 3 से 12 या 3 या 3 से ज्यादा बार जो अंक आए हुए हैं, उन्हें उन उन उनके उन ग्रहों, अंकों से संबंधित ग्रहों के जो ऊर्जा है, तत्व है या गुण है, उसकी अधिकता हमें पाई जाती है, जो कि नुकसानदायक है। तो हम अंकों को जान गए, अंकों के शासक ग्रह को जान गए, और अंकों के शासक ग्रह के नाम, जो विभिन्न नाम पुकारे जाते हैं, वह हम जान गए। इन अंकों को जो की उपयोगिता है, उसके अनुसार जो नाम से पुकारा जाता है, 1 को राजा या सरकार या बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्व से, 5 को राजकुमार से, 6ठा को मंत्री से या सलाह सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति से जिनको आज भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 को अधीनस्थ, 9 को चाकर से, 33 से, और 9 को सेनापति। अब हम, जब हम जन्म लेते हैं, तो ईश्वर हमें कुछ अंक देते हैं वरदान के रूप में, उपहार को। और यह उपहार जन्मतिथि के रूप में आता है। यहाँ जन्मतिथि के रूप में, उसमें तिथि, माह और वर्ष 3 कंपोनेंट होते हैं। तिथि और माह 1 या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। और तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए तिथि को हम मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। और तिथि, माह और वर्ष तीनों को जब जोड़ते हैं एक अंक में परिवर्तित करके, तो वो भाग्यांक कहलाता है, और उसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। जिस तरह ड्राइवर और कंडक्टर बस में यदि आपस में शत्रुता रहे, तो फिर बस का चलना मुश्किल है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में मित्र रहना नितांत आवश्यक है। यदि शत्रु खुदा न खास्ते हुआ, तो वैसी स्थिति में हम अन्य अंकों का सहारा लेकर के उसे संतुलित करते हैं, और फिर हम अपने जीवन में सुख पाते हैं। किंतु पहले हम उस अंक को लाने के पूर्व हमें ये प्रयास करना होता है कि कौन से अंक मिसिंग है, कौन से अंक ज्यादा है। इसके लिए 200 ग्रेड का जो आपके समक्ष सारणी रखे हैं, जिसमें 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 सभी भरे। जब भी एक अंक, एक बॉक्स भरा रहेगा, तो उसे 33% रिजल्ट होगा। यदि दो बॉक्स भरे हैं, तो उसका 66%। और यदि सभी बॉक्स भरे हैं, तो 100% उस क्षेत्र में, जैसे 4, 9 इंटेलिजेंस लेवल, 3, 5, 7 इमोशनल लेवल, 8, 1, 6 प्रैक्टिकल लेवल, 4, 3, 8 थॉट लेवल, 9, 5, 1 विल पावर प्ले, और एक्शन प्लेन 2, 7, 6। अब इस जातक के बारे में देखें। यह हमने जन्म कुंडली एक ली है, जो कि गूगल से लिया है, जिनका जन्म तिथि आज पर ये एक महिला है, और इनकी जन्म तिथि आज पड़ रही है। इन्हें पहले बधाई देते हैं एडवांस में, नाम हम तुरंत बताते हैं।
लेकिन आप ये देखें, इनका मूलांक जो बनता है 2, भाग्यांक बनता है 3। 7, इसके अतिरिक्त 4, 8 और 6, ये 3 अंक इनके में से, 4, 6, 8 भी कह सकते हैं, इनके में से, यानी इनकी ऊर्जा ही नहीं प्राप्त। और इस प्रकार कोई अंक इनके 3 बार नहीं आएगा। 2 अंक हैं, 3 बार आने वाले हैं। 3 अंक 2 बार है, 9 अंक 2 बार है, 2 अंक 2 बार। ये हम सुनिश्चित करेंगे ये 3 या 3 से अधिक बार उसका नहीं आए। और जो नहीं जो अंक नहीं है, उन्हीं की व्यवस्था हम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे मूलांक और भाग्यांक के शत्रु हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम मूलांक और भाग्यांक में प्रश्न को समझते हैं कि यदि शत्रु हुए तो हमें कौन कहाँ से अंक लेना है और कौन सा अंक लेना है। इसके लिए हमें ऐसा अंक लेना है जो शत्रु अंक नहीं, यानी दोनों के मित्र अंक, तटस्थ भी हो सकते हैं। तो ऐसे अंकों को लेना जो दोनों में मध्यस्थता करके आपस के संबंध मधुर बना सकते हैं। और अब स्रोत कौन सा होगा, इसके लिए हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी चूंकि है जो ड्राइवर और कंडक्टर का अंक है, वो लंबी आयु है उसकी, मरणोपरांत तक कार्य करता है। तो ऐसा अंक सा अंक हम भी व्यवस्था करते हैं जो मरणोपरांत तक भी काम करे। इसके लिए हम देखते हैं कौन सा अंक बेस्ट सुटेबल होगा, और इसके लिए नाम का सहारा लिया जाता है, क्योंकि नाम जो होता है वह कभी भी अस्त नहीं होता। नाम हमारा मृत्यु तक, और ये धरती के ईश्वर तय करते हैं। तो नाम में जो अंक आता है वह है, इसका यहाँ उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से? जी हाँ, हर अक्षर के अंकीय मूल्य होता है। और इस प्रकार अंकीय मूल्य की सूची आपके समक्ष रखी है हमने। और इनके नाम के जो पहले अक्षर होते हैं, हर ये में से उनको लिखकर और वहां पर अंकों का मूल्य रखा जाता है। ये जो हमने दिया है एम्पैथी, ये शमिता शेट्टी का, यहाँ के व्यक्ति, इनका नाम का पहला अक्षर एस से जा रहा है, जो कि 3 दे रहा है, जो कि मूलांक और भाग्यांक का अंक है, यह बेहतर है। वही भाग्यांक इनका 5 दे रहा है, यह भी मूलांक और भाग्यांक का मित्र है। और 5 अंक, अब देखें 5 अंक सबसे ज्यादा लाभकारी अंक है, तो इसलिए हमने नो सुप्रीम पर भी रखा था 5 अंक। अब यहाँ पर अंक को देखें यदि, तो 5 अंक इनके लाभकारी हैं। और यदि शत्रु अंक रहे तो हमारी लिए समस्या का कारण बने। इनके अंकों को जो नोट कर लें, मूलांक 2, भाग्यांक 3, और नाम का पहला अक्षर 3, नाम का अंक जो है वह 5। अब हम देखते हैं शत्रु अंकों को। शत्रु अंक आपके समझ पर हमने प्रस्तुत किया। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8। इन अंकों को यदि देखा जाए तो 1 के 8 शत्रु हैं, 2 के 4, 6, 8, 9, इनके मिसिंग अंक 4, 6, 8। अब देखें 2 के शत्रु कौन कौन है, 4, 6, 8, 3। यानी इनके मूलांक के जो मिश्र हमारे यहाँ अनुपलब्ध अंक है, ये तीनों शत्रु हैं, इसमें इनकी व्यवस्था नहीं है। ईश्वर ने इन्हें उपहार के रूप में यह अंक न देकर भाग्यशाली बताया। वहीं यदि 3 के शत्रु को देखें तो 3 के शत्रु मात्र 6 होते हैं, क्योंकि 2 के भी शत्रु हैं, इसलिए ये भी समझना है। और यही वजह है कि इन्हें 2, 4, इन्हें इनके लिए जो मिसिंग अंक है 4, 6, 8, 9, इसका उपयोग। और इसी तरह से हम इनका हर अक्षर का पहला अक्षर अंक, हर अंक का जो अक्षर दुश्मन है, वह भी हमने सूची रखी है आपके उपयोग के लिए। इसका उपयोग आप अपने नवजात शिशु का नाम रखने के लिए या कोई अन्य कार्य करने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें नाम कहीं लगते। और आप इन अंकों को यदि देखें तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही दुश्मन है। 4 अंक 8, 9, 4, 2 के दुश्मन है। 6 अंक 3, 9 के दुश्मन है।
7979 के 81298 और 9 के 6428। इस प्रकार कुछ अंक ऐसे हैं जो 4 4 के दुश्मन है, 7 7 के दुश्मन है, 8 8 के दुश्मन है, 9 9 के दुश्मन। ये अंक को सावधानी से कहीं भी जीवन काल में, मोबाइल आदि में आजकल रिपीटेशन का शौक है, न एक ही नंबर बार बार आना, इसको अथवा अवॉइड कर सकते हैं आप अपने जीवन काल, और अपने जीवन काल में अवॉइड करके आप अपने जीवन को सफल। अब हम आपको ले चलते हैं आज के वर्ष अंक पर। यहाँ एक बात हम आपको कहना भूल गए कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को भी देखना चाहिए। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल जब ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, तो यह बहुत अच्छी होती है। जातिका का वॉवेल 7 दे रहा है और कॉन्सोनेंट 8 दे रहा है। 8 दे रहा है वॉवेल, और कॉन्सोनेंट 6 दे रहा है, वॉवेल ज्यादा है, इसलिए ये बहुत अच्छी। वर्षफल में निकालने के लिए जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालते हैं, 8 घटाकर वर्तमान वर्ष को जोड़ते हैं और तब उसे जोड़ते कर देखते हैं कि वह कैसा फल दे रहा है। यहाँ वह 5 अंक थे, और जो अंक वास्तव में थे उनसे अंक को निकाला जाता है, तो जो अंक देता है वह हमारा वर्ष का अंक बताता है। पर्सनल ईयर से रनिंग एज को देखा जाता है, रनिंग एज कौन सा है, तो जहां तक रनिंग एज को देखें वह 2 है जो इनका मूलांक, और इनके जो जन्म तिथि से यदि देखा जाए पर्सनल ईयर वह 5 है। ये दोनों अंक आपस में मिलते हैं, और इसलिए इनका उपयोग ये कर सकते हैं जहां तक अपने जीवन का। और ये चूंकि रनिंग एज और ये रनिंग एज और पर्सनल ईयर दोनों मित्र हैं, रनिंग एज और ड्राइवर दोनों मित्र हैं, कंडक्टर और पर्सनल ईयर के अंक, कंडक्टर ये भी मित्र हैं। और इस प्रकार ये सभी अंक का हम उपयोग करके अपने जीवन में इस वर्ष का फल कैसा हो, इस जातक के बारे में, क्योंकि हम ये प्रस्तुति जो जन्म तिथि दिया है शैक्षणिक उद्देश्य से दिया है, परिस्थितियां बदल सकती है, उनके कुछ और अंक आपके जीवन में होंगे, इसलिए हम कोई कोई भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार मूलांक रनिंग से मिल रहा है, और 5 अंक जो है भाग्यांक जो बनता है पर्सनल ईयर का, वह काफी बेहतर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले जन्म तिथि के साथ जो वर्ष आने वाला है, जन्म तिथि से लेकर जो वर्ष बना है वर्ष तो। अब हम आपको ले चलते हैं अंक बोलते। जी हाँ, आज का अंक 5, और 5 अंक को बहुत ही आशीर्वाद देने वाला अंक बोला जाता है। ये सभी अंक के लिए शुभ फलदायी होते हैं, केवल 9 अंक के लिए थोड़ा सा तटस्थ। इसलिए सभी अंकों के लिए आज जो अंक बोल रहे हैं विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए, आज उत्तमता के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी, और हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत। यदि इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाव है, आप हमसे साझा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विदा लेना चाहते हैं, मंगल कामना करते हुए चंद्रदेव, सोमदेव तथा देवादेव भोलेनाथ से ये आपका दिन शुभ। जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव, जय सोमदेव। ओम नमः शिवाय।